हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन वो जो चैप्टर है अपना चल रहा था बायोकेमिस्ट्री को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री में अपन ने कुछ टॉपिक्स अपने कवर कर लिए थे। आज देखेंगे अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि अपन ने अभी तक हीमोग्लोबिन कर लिया, मायोग्लोबिन भी कर लिया है ना, और भी कुछ पिगमेंट्स है वो भी, क्लोरोफिल नहीं है आपके सब्जेक्ट साइड सिलेबस के अंदर। तो अपन ने हीमोसाइनिन कर लिया, हीमोइरेथ्रिन कर लिया, ये सब कर लिया अपन ने कवर। अब देखेंगे अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस तरीके से किया जाता है। यानी कि अपने पास जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इन्वायरमेंट के अंदर, एलिमेंट्स के रूप में प्रेजेंट होती है, यानी कि एलिमेंटल नाइट्रोजन होती है। एलिमेंटल नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किस तरीके से किया जा सकता है। अब आपके पास यानी कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है अमोनिया के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन यानी कि जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट तो अपन यूज़ कर नहीं सकते। यानी कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जीवित प्राणियों के अंदर देख लो या पेड़ पौधों के अंदर देख लो, जितने भी पादप जगत या एनिमल जगत के अंदर देखा जाए तो उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे पादपों में देखा जाए नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस तरीके से होता है और इंसानों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस तरीके से होता है, दोनों में अलग अलग प्रोसेस है ना। तो नाइट्रोजन को अपन डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकते, उसे किसी ना किसी को प्रोडक्ट्स के रूप में अपन यूज़ करते हैं। डायरेक्टली नाइट्रोजन को कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हार्मफुल होती है डायरेक्ट नाइट्रोजन। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, उसी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर कर लो, या जो भी जिस चीज़ में नाइट्रेट के अंदर, नाइट्राइट के रूप में, जो भी जिस रूप में लेता है आपके पादप या जीवित प्राणी वगैरह, तो उसी में उसे कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो डायरेक्टली तो कन्वर्ट होगी नहीं, क्या कोई ना कोई उसी के लिए या तो उत्प्रेरक चाहिए। उत्प्रेरक की प्रेजेंस में या किसी ना किसी प्रोसेस के अंदर, अगर प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर का फैक्टर भी होगा आपके, और आपके प्रेशर का फैक्टर होगा, एनवायरनमेंट का भी फैक्टर होगा। तो सब कुछ जो फैक्टर लगे हैं वो सब कुछ चाहिए होते हैं। तो अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन सीधी बात करें तो दो तरीके से होता है आपके, एक होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, दूसरा होता है आपके यानी कि आर्टिफिशियल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस में देखा जाए तो वो होता है किसी भी एंजाइम के थ्रू, यानी कि वो कोई एंजाइम होगा, नाइट्रोजिनेज जिसे कहा जाता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए जो एंजाइम्स लिया जाता है वो नाइट्रोजिनेज लिया जाता है। और अगर पादपों की बात की जाए तो राइजोबियम नामक प्रकार का बैक्टीरिया नाइट्रोजन को चेंज करता है अमोनिया के अंदर। ओके, और अगर आर्टिफिशियल प्रोसेस की या केमिकल प्रोसेस की बात की जाए तो अपन कह सकते हैं हाबर प्रोसेस क्या था, आपके नाइट्रोजन को डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा था किसमें, अमोनिया के अंदर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर। ओके, तो ये दो प्रोसेस है जिनके थ्रू अपन नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं अमोनिया के अंदर। ओके, तो अपना जो टॉपिक चलेगा वो होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको क्या करना है, नाइट्रोजन लेना है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है अमोनिया के अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एलिमेंटल नाइट्रोजन है आपका, एलिमेंटल नाइट्रोजन को एक अपने को कंपाउंड बनाना है उसका, है ना। तो जो यूज होने वाला है वो तो यही है अपना। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस है। फर्स्ट था आपका बायोलॉजिकल मेथड, और सेकंड है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आता है आपका हैबर प्रोसेस। ये प्रोसेस आएगा आपका हैबर प्रोसेस।
बायोलॉजिकल मेथड में जो काम में लिया जाता है यानी कि जो एंजाइम होता है, बेसिकली अपन जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो वो देखा जाता है पादपों के अंदर ही कि पादपों में किस तरीके से होता है। तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों के अंदर रहता है। लेग्यूमिनेसी कुल का मतलब हो गया कि जो आपके फली वाली फसल है, फली मतलब आपके गेहूँ मूंग की हो गई है ना, मूंग मोट वगैरह में जो फलियां लगती है ये आपकी हो गई, जो भी फलियां लगती है उसमें देख लेना बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स तो, है ना। तो उनके अंदर जड़ों के अंदर जो गांठें होती है, रेड कलर की गांठें होती है, उन रेड कलर की गांठों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। यानी कि अगर देखा जाए पादप और बैक्टीरिया का संबंध सहजीवी होता है ना, तो वो एक दूसरे से संबंध बनाए गए थे क्योंकि आवास प्रदान कर रहा है आपके, यानी कि जो रहने की जगह प्रदान कर रहा है वो तो आपका रूट हो गई, यानी कि जो भी लेग्यूमिनेसी की रूट हो गई वो हो गई, और जो आपके बैक्टीरिया क्या कर रहा है उसे नाइट्रोजन प्रदान करने की एक दूसरे से लाभ होता है ना। तो इसी तरीके से बायोलॉजिकल मेथड में उसी का अपन मोस्टली अपन देखते हैं कि इसी के द्वारा किस तरीके से अमोनिया का निर्माण होता है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया यूज किया जाता है, और जो एंजाइम होता है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। ओके, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम यूज किया जाता है बायोलॉजिकली मेथड में। केमिकल मेथड में अपने हाइबर प्रोसेस हो गया, जो सबसे पता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को अगर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर रखा जाता है तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले जो मेथड देखेंगे वो केमिकल मेथड देखेंगे, फिर नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एंजाइम होता कैसा है, किस तरीके से बनता है, कैसा काम करता है, क्या प्रोसेस होता है और क्या मैकेनिज्म होती है, किसके थ्रू कैसे आपके अमोनिया का निर्माण करता है। क्योंकि अभी तो सबसे इजी आपका जो मेथड है वो आपका है केमिकल मेथड, क्योंकि केमिकल मेथड में तो क्या करना है, हाइबर प्रोसेस सबको पता है किस तरीके से बनता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो अमोनिया का निर्माण है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से। ओके, तो जो केमिकल मेथड है आपका, उसमें हैबर प्रोसेस है, उसमें क्या होगा आपके अमोनियम नाइट्रोजन है N2 प्लस 3H2, इसे क्या करें हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, टेम्परेचर होता है इसका 400 से 500 सेंटीग्रेड, है ना, और जो प्रेशर होगा यानी टेम्परेचर तो 400 से 500 सेल्सियस रखा जाता है और प्रेशर रखा जाता है 200 ATM या 200 ATM। ओके, 200 ATM पर जब रिएक्शंस करवाएंगे दोनों गैसेस की रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या होगा, अमोनिया का निर्माण होगा। अमोनिया का निर्माण क्या होगा 2NH3। ओके, हो गया अमोनिया का निर्माण। ये था आपका सबसे इजी, सबसे सस्ता, सबसे आसान हैबर प्रोसेस अपना हो गया अमोनिया का निर्माण। अब इसका थर्मोडाइनेमिकली वो देखा जाए, यानी कि इसका ग्राफ देखा जाए, जैसे अपन काइनेटिकली और थर्मोडाइनेमिकली 2 प्रकार के ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके से वो निर्माण कैसे हुआ होगा, तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ओके, यानी कि इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, यहाँ से N2 है, N2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, है ना, ये हो गए आपके TS स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट हो गई, और ये हो गया आपका इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट, और यहाँ जो बनेगा वो होगा प्रोडक्ट। ये एनर्जी का हो गया रिलेशन, ओके, और ये काइनेटिकली मान। ओके, तो ये आपका जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन क्रिया करेगा, तो NH डबल बॉन्ड NH बनेगा। फिर यहाँ क्या होगा आपकी जो इंटरमीडिएट, यहाँ से क्या बनेगा आपके NH2 बॉन्ड NH2, और यहाँ क्या हो जाएगा NH3, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड, अगर अपन एक ट्रांजिशन स्टेट है आपके पास, एक है आपके पास इंटरमीडिएट, दोनों को अपने को डिफाइन करना है कि
ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है और मध्यवर्ती स्टेट क्या होती है, तो दोनों में अंतर होता है। टीएस का मतलब हो गया आपके ट्रांजिशन स्टेट, मतलब कि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रोकन, दोनों स्टेट एक साथ दिखाई जाती है, यानी कि यहाँ कोई पता नहीं लगता कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कौन सा बन रहा है, टूट रहा है, जो बाहर निकले, यानी कि जो फॉर्म हो रहा है बॉन्ड वो भी आएगा और जो आपके ब्रेक हो रहा है बॉन्ड वो भी आएगा, दोनों बॉन्ड एक साथ आते हैं। जबकि ट्रांजिशन इंटरमीडिएट में क्या होगा कि जो बॉन्ड आपका बन चुका केवल वही आएगा, जो हट चुका वो नहीं आएगा। या कह सकते हैं कि जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सबसे पहले जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो क्या हो, इंटरमीडिएट्स के रूप में रहेगा। इंटरमीडिएट्स आपके कई प्रकार के थे, कार्बोकेटाइन था, कार्बोएनाइन था, कार्बीन था, नाइट्रीन था, बेंजाइन था और आपके फ्री रेडिकल था, यानी कि 6 प्रकार के बेसिकली आपके क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। उन इंटरमीडिएट्स को इस तरीके से दिखाया गया कि दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में ही हमेशा इंटरमीडिएट रहता है। ओके, अब यहाँ जो बनेगा, अब यहाँ मैंने मान लो इसे NH3 रख दिया और यहाँ क्या आ जाएगा 2NH3 के मॉलिक्यूल्स आपके बन जाएंगे। ओके, तो ये अपना जो प्रोडक्ट बना वो आ गया 2NH3। तो इसका अगर अपने पास थर्मोडाइनेमिकली ग्राफ देखा जाए तो वो इस तरीके से होता है। ओके, तो ये तो था अपना केमिकल मेथड जिसके द्वारा अपन ने क्या किया, अमोनिया का निर्माण किया। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका बायोलॉजिकल मेथड है। एग्जाम के अंदर बायोलॉजिकल मेथड ही पूछा जाता है बेसिकली। ओके, तो बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर आपको क्या करना होगा, जो आपका एंजाइम है, यानी कि जो आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो तो आपको उसका तो रट्टा लगाना ही होगा। उसके स्ट्रक्चर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि एग्जामिनर उस स्ट्रक्चर को देख के नंबर दे देगा। ओके, तो आपके पास जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है यानी कि बायोलॉजिकल मेथड में जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है 3 प्रकार का होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम, अब बात आती है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस में पाया जाता है। जो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया था उसी में नाइट्रोजिनेज एंजाइम था, क्योंकि वो बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम ही एक्टिव होता है नाइट्रोजन की प्रेजेंस में और वो ही अमोनिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ओके, जैसे गंवार के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, उसको नाइट्रोजन की यानी कि जो एक्सटर्नल नाइट्रोजन अपने को अपन देते हैं खाद के रूप में किसी भी फसल को, वो देने की ज़रूरत नहीं होती है। देखा होगा लेग्यूमिनेसी के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन नहीं दिया जाता, यानी कि यूरिया नहीं दी जाती है। ओके, क्यों नहीं दी जाती, इसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आपके जो नाइट्रोजन उसे चाहिए पादप को उतनी उसे सफिशियंट है, उतना उसे जो बैक्टीरिया है वो बना रहा है। ओके, नाइट्रोजिनेज एंजाइम आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि 3 प्रकार किस तरीके से टाइप्स किया आपने, किस तरीके से इन्हें कन्वर्ट किया, वो किया अपन ने मेटल्स के आधार पर। मेटल के आधार पर आपके नाइट्रोजिनेज एंजाइम 3 प्रकार का होता है। एक तो वेनेडियम युक्त नाइट्रोजिनेज एंजाइम और एक हो गया आपके मोलिब्डेनम विथ और एक हो गया आयरन, है ना। तो अगर वेनेडियम है आपके पास, वेनेडियम नाइट्रोजिनेज एंजाइम है यानी कि जिसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट होगा वो वेनेडियम होगा, और अगर मोलिब्डेनम आ जाए तो मतलब हो गया कि उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर मोलिब्डेनम मेटल प्रेजेंट होता है। और आयरन का आ गया तो आयरन प्रेजेंट होगा। ओके, देखो मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपके सिलेबस में है, जबकि वेनेडियम और आयरन युक्त नाइट्रोजिनेज एंजाइम बहुत कम मिलेंगे। कम तो क्यों मिलेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिएक्शंस करवाई जाती है वो मोलिब्डेनम के अंदर ही, क्योंकि लेग्यूमिनेसी के अंदर मोस्टली सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला होता है मोलिब्डेनम युक्त नाइट्रोजिनेज एंजाइम। मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम और ये हो गया आपका आयरन नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ओके, 3 प्रकार के प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट ये है और आपके सिलेबस में भी यही प्रेजेंट है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इसी की अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, बेसिक स्ट्रक्चर भी अपन देखने वाले हैं। मोलिब्डेनम
नाइट्रोजनेस एंजाइम। ओके, जो आपके नाइट्रोजनेस एंजाइम है वो नाइट्रोजनेस एंजाइम बेसिकली किसे कहा जाता है, इसे मेटेलो एंजाइम भी कहा जाता है, मेटेलो प्रोटीन कहा जाता है। ओके, मेटेलो प्रोटीन क्यों कहा जाता है, मेटल प्रेजेंट होता है एक तो, और प्रोटीन का मतलब एंजाइम किससे मिलकर बने हुए होते हैं, प्रोटीन के ही तो मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि कहा जाता है एमिनो एसिड्स के ही तो मिलकर बने हुए थे। एमिनो एसिड्स क्या है, एमिनो एसिड्स की यूनिट्स को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं। इसीलिए मेटेलो एंजाइम्स भी कहा जाता है कि मेटेलो एंजाइम मतलब मेटल प्रेजेंट होता है, या मेटेलो प्रोटीन भी कहा जाता है। ओके, अब जो मेटेलो प्रोटीन्स है या वो कितने टाइप की होती है, एक तो एफी प्रोटीन हो गई और एक हो गया एम एफी प्रोटीन। ओके, एफी प्रोटीन का मतलब हो गया केवल आयरन, आपका जो मेटल होगा वो केवल आयरन ही से कंटेन होगा, जो स्ट्रक्चर होगी वो आयरन से होगी। और एम का मतलब है कि कोई एक्स्ट्रा मेटल भी प्रेजेंट होगा। अब एक्स्ट्रा मेटल्स कहाँ से आएगा, जो आपका एंजाइम था मेटलो एंजाइम्स वो क्या था, इसमें एमओ भी था, एक में वेनेडियम भी था, आयरन भी था। आयरन भी हो सकता है, ये है यहाँ एम होगा मॉलिक्यूलर है ना, वेनेडियम और आयरन। ओके, दो प्रकार के आपके प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इनकी मेटेलो एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक तो एफी प्रोटीन्स, एक एम एफी प्रोटीन्स। ओके, एफी प्रोटीन्स की अपन पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। इस तरीके से होगी, दूसरा भी इसी तरीके से बनाना है देखो। ओके, ये होती है आपके एफी प्रोटीन्स। एफी प्रोटीन्स यानी कि जो एफी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर देखी जाए तो आयरन आपके क्या होंगे, 1 2 3 4 आयरन, यहाँ 4 आयरन ही यहाँ, और जो आयरन की यहाँ वैलेंसी है वो आपके 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ भी कितनी है 1 2 3 4 5। जो आपके बीच वाले आयरन्स होते हैं जो ब्रिज बना रहे हैं सल्फर के साथ है ना, तो वो क्या होते हैं, यहाँ सल्फर के साथ ब्रिज बना रहे होते हैं, और जो साइड वाले एफी होते हैं वो सिस्टीन प्रोटीन्स के या सिस्टीन एमिनो एसिड्स के साथ बनाए हुए होते हैं। वहाँ ज़्यादा होती है, एक बताओ, दो ही होते हैं, दो सिस्टीन पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से एफी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर होती है। जो अपना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर देखनी है कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके एमओ एफी प्रोटीन्स, यानी कि वो जो आपके नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसकी इंपॉर्टेंट है, ये आपके नाइट्रोजिनेज एंजाइम में एफी प्रोटीन्स है कि किस तरीके से पाई जाती है। ओके, देख लो एक बार। अब एमओएफी यानी कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम की स्ट्रक्चर रियल में देखी जाए वो कैसी होती है, उसके अंदर आपके मोलिब्डेनम भी होता है जो आपका क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, या कह सकते हैं कि एक से कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। एंजाइम क्या कर रहा था, कैटलिस्ट की तरह ही कार्य कर रहा है यहाँ। ओके, यहाँ ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, मतलब ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करता है और इजीली कन्वर्ट करवा देता है। ओके, देखा जाए बेसिकली कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं कि एक सरफेस एरिया प्रदान करते हैं, है ना। जैसे अपन कोई भी प्रोसेस देखते हैं, यानी कि कोई भी देखते हैं, कोई भी रिएक्शंस देखते हैं जिसके अंदर आपके प्लेटिनम हो गया, निकिल हो गया, ये सब एक कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहे होते हैं उस रिएक्शंस में।
तो इनका योगदान क्या था, वहाँ दो कार्य कर रहे थे, एक तो रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज कर रहे थे, सेकंड था कि इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। जब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, एक तरीके से उसे एक सरफेस प्रदान करेगा रिएक्शंस को होने में, तो वो रिएक्शंस इजीली हो जाती थी कि वहाँ आकर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद में वापस से रिमूव हो जाएगी वो लेयर, है ना। जैसे हाइड्रोजनीकरण करवाने के लिए अपने को जब जब अपन हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तब अपन कैटलिस्ट के रूप में एक या कोई भी धातु लेते हैं, नहीं निकिल लेते हैं या प्लेटिनम लेते हैं, तो वो निकिल और प्लेटिनम पर जो हाइड्रोजन आएगा पहले एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद में वापस से वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि जो कैटलिस्ट जिस अवस्था में था वो वैसे भी अपने को उसी अवस्था। तो मैं बोल रही थी आपके जो कैटलिस्ट होता है वो सरफेस एरिया प्रदान करता है ना। तो सरफेस एरिया आपके जब आपने एरो के ऊपर देखा होगा कि यहाँ कोई भी प्रेजेंट है स्पीसीज, उसका मतलब अपन देखते हैं कि ये क्या होगा, कैटलिस्ट होगा या सोल्वेंट होगा या रिएजेंट होगा। तीन कंडीशन हो सकती है उसकी, रिएजेंट हो सकता है, सेकेंड स्थिति है कि वो आपका कैटलिस्ट हो सकता है, और यह हो सकता है कि वो आपका क्या हो सकता है, सोल्वेंट हो सकता है। तीन तरीके से कार्य कर सकता है। रिएजेंट का मतलब ये हो गया कि वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, वहाँ रिएक्शंस करने वाला है वो, और कैटलिस्ट का मतलब होगा कि वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन ही इंक्रीज करेगा, उस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा या उसे सरफेस एरिया देगा, है ना, और वापस से अपने को रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद में वापस से अपने को प्राप्त हो जाएगा। ओके, सोल्वेंट का अपने पास जो एमो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसकी स्ट्रक्चर जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी स्ट्रक्चर जाने बिना अपन उसमें जब मैकेनिज्म करवाएंगे अमोनिया का निर्माण में वो नहीं हो पाएगी। ओके, बार में स्टोरेज हो रहा है तो आपके वीडियो बनने में तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अपन जो नाइट्रोजनेज एंजाइम्स हैं उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो मोलिब्डेनम कंटेनिंग है। तो यहाँ होगा Fe अल्टरनेट पोजीशन में लगाना होगा आपको ये, है ना। फिर से अगर एस यहाँ है तो Fe यहाँ होगा, यहाँ एस होगा, सॉरी Fe होगा, आयरन होगा, यहाँ सल्फर। ओके, तो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से अपने को बनाना है Fe ओके, बना दिया। अब अपने को मोलिब्डेनम कंटेन करना है, मोलिब्डेनम इसमें जोड़ना है, वो किस तरीके से अपन ऐड कर सकते हैं, है ना। तो वो देखेंगे अपन। पहले अपन क्या करते हैं, Fe की साइड्स को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ एक सिस्टीन और ऐड कर देते हैं। सिस्टीन में अंदर सल्फर होता है, वो सल्फर कंटेन होता है, यानी कि जो सिस्टीन एमिनो एसिड्स होते हैं। जब अपन ने एमिनो एसिड्स की पढ़ाई की थी, एमिनो एसिड्स वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि सिस्टीन के अंदर सल्फर पाया जाता है ना। जो सल्फर होता है वही ऐड होगा। यहाँ अगर एस और सिस्टीन लिखते हैं तो भी कमी नहीं है यहाँ, और डायरेक्ट अगर सिस्टीन लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ सिस्टीन लगा दो, यहाँ सिस्टीन लगा दो, अब यहाँ पर लगा देना, यहाँ सिस्टीन लगा दो, यहाँ सिस्टीन लगा दो, और यहाँ भी सिस्टीन लगा दो। ओके, अब जो आपके पास दो नाइट्रोजन है, सॉरी दो आयरन है, उन आयरन्स के बीच में अपने को मोलिब्डेनम ऐड करना है। ओके, अब वो मोलिब्डेनम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो मोलिब्डेनम से जुड़ेगा वो जो नाइट्रोजन होगी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगी वो मोलिब्डेनम से ही जुड़ने वाली है। तो किस तरीके से जुड़ेगी, यहाँ सल्फर, यहाँ सल्फर, यहाँ सल्फर रो, यहाँ सल्फर रो, इन दोनों के बीच में लिख दो मोलिब्डेनम। ओके, ये जुड़ गया। और जो नाइट्रोजन आई उड़ती कहीं से भी आई होगी आपके, यानी कि एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, इस तरीके से करो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन थी वो यहाँ आकर ऐड होगी, एंड ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, ये जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब समझते हो कि लोन पेयर से ही आ रहा होगा, है ना। तो ये इस तरीके से आपके नाइट्रोजन ऐड होती है, बाद में इसी से वो रिएक्शंस करेगी। जब मैकेनिज्म देखेंगे तब केवल इतना ही इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए, क्योंकि यहाँ जो एमओ है वो ही आपके कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा, यानी कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है, मेटल कौन सा, मोलिब्डेनम प्रेजेंट है, वही काम में आने वाला है, वही रिएक्शंस करने वाला है। जो ये इतनी भयानक स्ट्रक्चर दिख रही है वही आपकी क्या है, नाइट्रोजनेज की स्ट्रक्चर होती है। ओके, अगर कोई भी पूछता है नाइट्रोजनेज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो ऐसी होती है। अब यहाँ मेटल कोई सा भी हो सकता है,
वेनेडियम भी हो सकता है, मोलिब्डेनम भी हो सकता है और आयरन भी हो सकता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर देख लो एक बार, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन इसकी मैकेनिज्म। ओके, आज के लिए काफ़ी है इतना तो।